हाँ बच्चों, तो आप सबको वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा, कि हम कैसे निकालते हैं एसएचएम इन वेरियस केसेस। ओके, ये बच्चों जीरो में डी पार्ट। हाँ, एग्जैक्ट 10 आएगा। बट ठीक है, मतलब इन ऑप्शंस में से तो आपके 10.5 ही मार्क करोगे तो। 6 हुआ। मतलब जो एग्जैक्टली बताया था मैंने आपको वही है। टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई रूट LCM ओवर जी। जब लिटिल मर्करी इज ट्रेंड, अभी इसका सीएम कहाँ पे है? सेंटर पे। जब थोड़ी सी मर्करी नीचे चली जाएगी तो जो सिस्टम बचा उसका सीएम कहाँ होगा? थोड़ा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? इंक्रीज। ऐसा एक और भी होगा मेरे ख्याल क्वेश्चन आगे, है ना? हम्म। हाँ बट सिंपल पेंडुलम है ना ये तो। यहाँ तो मास का रोल ही नहीं है। आगे बचो। अच्छा, सेकंड्स पेंडुलम। ये बच्चों मैंने आपको आज लिखवाना था। सेकंड्स पेंडुलम का मतलब होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। ठीक है, तो वो लिख लेंगे, उससे हो जाएगा बस ये, है ना? आगे हो गया, 8 हो गया। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट। नॉट ट्रू पूछा है। अगर स्मॉल है फिर तो उसके इंडिपेंडेंट ही होता है ना। आपने तो ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड तो ठीक होगी ना स्टेटमेंट। मतलब उन्होंने कहा कि स्मॉल तो है ही। अब स्मॉल मान लो, हाँ स्मॉल के बाद तो इंडिपेंडेंट ही है ना। आगे बचो। और कौन सा था? 16 से पहले बचो और कोई? बाकी हो गए सारे। 16 भी वही है, सेकंड्स पेंडुलम। तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया। की जरूरत ही नहीं पड़ती क्या? ये जरूरत तो पड़ेगी। या नहीं पड़ेगी बताओ? हाइट ये लिखा हुआ है, लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग अराउंड द, तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। व्हाट डज दैट मीन फिजिकली? ऑसिलेशन ही नहीं होगी वहां पे। करेक्ट। डन। फिर मॉड्यूल कंप्लीट आपका। चैप्टर का चैप्टर खत्म। 17th, सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड मतलब क्या हुआ? क्या? या वैक्यूम है मतलब आइडियल है। हम तो आइडियल ही मान के कर रहे हैं, तो उसका क्या आंसर बना? कांस्टेंट। जो जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकल है, उसमें क्या होता है बच्चों? मतलब एयर रेजिस्टेंस के कारण विद टाइम वो रुक ही जाता है ना। क्लियर? एक बच्चों यहाँ पे ये लिख लो एक लाइन बस, सेकंड्स पेंडुलम।
ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लेंथ भी निकाल लोगे। तो ये बच्चों इसका वैसे लॉजिक क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम, कि अब ये ना जैसे क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वहां पे किस तरीके से बनाते हैं हम। जनरली कोशिश ये होती है, वैसे तो जैसे मर्जी बना लो, कोशिश ये होती है कि जब वो एक साइड से दूसरी साइड जाए, उतने में 1 सेकंड हो जाए। तो वो एक साइड से दूसरी साइड कितना हुआ, आधा चक्कर हुआ ना, तो आधे चक्कर का 1 सेकंड है, इसलिए टोटल पूरे चक्कर का 2 सेकंड। क्लियर बच्चों। नहीं, उसके तो अंदर मशीन लगी हुई होती है। मतलब हम जो पेंडुलम वो बनाते हैं, वो तो इट्स लाइक अ डेकोरेटिव पीस। तो उसमें तो वो बैटरी लगी होती है, वो बैटरी कर रही है सारा कुछ। ओके बच्चों, ये कैसे समझ आ गए थे सबको। यूट्यूब। तो जो मान लो ये ट्यूब है, इसमें दोनों साइड्स इनिशियली एल लेंथ ऑफ लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी रो। तो यहाँ पे बच्चों, ये तो मीन पोजीशन ही है, यहाँ पे ऑसिलेशन कैसे क्रिएट की जा सकती होगी। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी एक साइड से लिक्विड को थोड़ा सा दबा दिया और छोड़ दिया, तो कैसी मोशन क्रिएट हो जाएगी, दोनों तरफ इस तरह से, अप डाउन। ठीक है, तो वो मोशन भी अब हम कह ही सकते हैं कि एसएचएम ही है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड निकालो आप।
एक शायद वेरिएबल आपको शायद एक और जरूरत पड़ेगी, वो है ये नीचे वाला, मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, हॉरिजॉन्टल लेंथ। ये कुछ भी ये नहीं मानता, डब्ल्यू मानता। तो एक तरफ से x दबा दो, एक साइड x नीचे हो गया, एक साइड से x ऊपर हो गया। फिर उसके हिसाब से सबसे नीचे वाला पार्ट है ट्यूब का, उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट का, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे f इक्वल टू m में लगा दो।
जिसका ये हो गया वो एक अगला केस शुरू करो। वर्टिकल मुझे आप सब ना एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो, मैं वो समझा देता हूँ। प्लीज पहले वो ठीक करो। आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट पे लिख रहे हो, वर्टिकल टर्म में लगा दो, तो उसमें आप प्रेशर वेरिएशंस लिख रहे हो, उसमें यू आर अज्यूमिंग कि जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है वो रेस्ट है। आप मतलब इक्वेशन इस तरीके से बना रहे हो कि
आप ऐसा मान रहे हो कि ये लिक्विड रेस्ट पे और ये लिक्विड रेस्ट पे और ये लिक्विड ऑक्सीडेट पे, isn't it? वो मतलब इक्वेशंस तीनों की बनानी पड़ेगी, तीनों पार्ट्स। एक्सेलरेशन सेम होगी। ऐसे सोचो कि अगर आपने इसको एक्स से दबा दिया राइट साइड वाले को, तो होगा क्या, ये एक्स से ऊपर चला गया। अब आपके पास तीन पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक बीच वाला, एक ऊपर वाला। हाँ, इन तीनों की हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन सेम होगी, कि जितना लेफ्ट वाला नीचे जाएगा उतना बीच वाला राइट को जाएगा, उतना राइट वाला ऊपर को जाएगा। तो तीनों पे इक्वल टर्म में लगाना पड़ेगा, सोच कर लगेगा। तो इसमें आप प्रेशर वेरिएशन तो लिख ही नहीं सकते बच्चों। तो आपको बिल्कुल बेसिक एफबीटी पे जाना पड़ेगा, तीनों पार्ट्स के एफबीटी बनाओ। चलो हिंट दे रहा हूँ, आप जब बीच वाले का प्रेशर लिखोगे ना, जस्ट राइट इट एज P1 एंड P2, ठीक है। तो जब लेफ्ट वाले का बनाओगे एफबीटी, उसमें भी एक P1 की टर्म आ जाएगी। जब राइट वाले का बनाओगे उसमें P2 की टर्म आ जाएगी। तुम तीनों को ऐड करोगे तो P1 P2 वाली टर्म कैंसिल।
टू डायमेंशनल गलत है. That's what it is. ये वीडियो चल रही है आपकी साइड पर. चेक करा दो पर बड़ी बात है. मैं क्या था इक्वेशन दे दो. हम कैलकुलेट. जनता को कहना है. तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं करवा रहा हूँ. दो फिक्स मासेस है कैपिटल इनके स्मॉल एंड मास के बीच में.
देखो बच्चों, मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले को x ऊपर कर दिया, राइट वाले को हमने x नीचे कर दिया, ठीक है। तो इस पे ये वाला जो लिक्विड है बच्चों, इस पे नीचे से कितनी फोर्स लग रही होगी? कोई भी प्रेशर P1 मान लेते हैं इंटू ए, और ऊपर से P0 इंटू ए, और इस पे कौन सी फोर्स है? कौन सा नॉर्मल? वो तो लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा। एक लगेगा इसका mg, कितना हो गया वो? रो L प्लस एक्स इंटू जी। अग्री? अब जो बीच वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा? यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। एक्सेलरेशन भी बच्चों दिखाई देते हैं। नहीं, मैंने ये माना है कि इसको हमने मतलब ये नीचे को जाना चाहेगा ना, इसकी लेंथ x बढ़ाई है हमने। करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा एक्स। आपने बोला था कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो एक्सेलरेशन देते। अच्छा अच्छा, दैट फेस कह रहे हो आप, ठीक है हाँ, उसके हिसाब से ए ऐसे दिखाना चाहिए हमें, है ना। आपको याद करो मैंने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाओ, तो यस वो सही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमने किधर को दिखाई थी? ऊपर को, तो हमें एक्सेलरेशन भी इधर ऊपर को दिखानी चाहिए। अगर इधर ऊपर को दिखाई है तो इधर लेफ्ट को हो गई। ये कितना हो गया बच्चों? अच्छा, एक ए भी आएगा ना, रो L माइनस एक्स, और नीचे से तो अब लेफ्ट साइड से क्या इक्वेशन बन गई? P1 ए माइनस P0 ए
minus rho L plus X GA is equal to rho L plus X into A. ठीक लिखा है मैंने? अगली क्या बनेगी? रो W है। हाँ पहली क्वेश्चन में राइट क्या M आएगा एक इधर है ना? और तीसरी इक्वेशन क्या बन गई? P नॉट है माइनस P2 है प्लस रो L माइनस X GA is equal to ऐसा, राइट? अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ऐड करोगे तो आप देखोगे कि अपने आप वो टर्म्स P नॉट और ये सब कट जाएंगी। एक तो A आप देख रहे हो कैंसिल ही हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड से, तो अब आप तीनों इक्वेशन से जब आप ऐड करते हो लेफ्ट साइड क्या बच रही है? माइनस रो टू एक्स जी, राइट हैंड साइड क्या बच रही है? रो ए 2L प्लस W इंटू ए। अंडरस्टूड बच्चों? तो आप देख रहे हो मैंने कहीं पे वो यूज ही नहीं किया P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच वाला कंसेप्ट। और क्या मैं वो कर सकता? नहीं, क्यों? प्रेशर लिक्विड रेस्ट पे तो है ही नहीं। और आपको ख्याल होगा मैंने आपके बात बोली भी थी कि यही गलती होती है हमेशा कि आप मूविंग में रेस्ट वाली कंडीशन लगा देते हो। ये वाले केसेस मतलब याद रखना भी यूजफुल है जो मैं लिखवा रहा हूँ। मतलब ये चार, पहले चार ये बच्चों नोट कर लो, चौथा पांचवा ये घर पे करना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। फोर्थ का आएगा फिफ्थ हो गया। दिखाना फिफ्थ में एक अप्रोक्सीमेशन नहीं पड़ेगा।
इसका आ गया ये हाँ केसेस का कल्याण पूछो आगे बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स तो जो एसएचएम्स की सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक से ज्यादा मोशंस को अगर दो या दो से ज्यादा मोशंस को कंबाइन करें दो या दो ज्यादा एसएचएम्स को कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो रिजल्टिंग मोशन हो एसएचएम ही हो कुछ केसेस में वो कुछ और करके भी आ सकती है तो मतलब मेन पॉइंट इसके हम तो बस ऐड करके देखना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है ठीक है तो इसके जो केसेस बनते हैं बहुत सारे इससे पहला केस है सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी
मतलब समथिंग लाइक x1 इक्वल टू चलो 1 मिनट के लिए पहले 5 हटा देते हैं। अगर बच्चों ऐसे है, इससे मतलब सेम डायरेक्शन कैसे पता चली एक्स से कि दोनों एक्स में ही है, सेम फ्रीक्वेंसी कैसे पता चली ओमेगा से कि दोनों के ओमेगा सेम है। इस केस में अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं क्या है, x1 प्लस x2 जो कि बन गया a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी, है ना। तो क्या लग रहा है अभी तक कि अगर तो हमने फर्स्ट केस किया है कि अगर तो फेज बिल्कुल सेम है तब तो उनकी रिजल्टिंग मोशन भी क्या है, SHM ही है इन द सेम डायरेक्शन एंड विच हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। अब बच्चों अगर मैं इसी का एक दूसरा केस लेता हूं जहां पे मैं लेट से फेज अलग कर देता हूं, लेट से x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी। तो इस केस में भी हमने किया ही हुआ ये तो ट्रिग्नोमेट्री से कि अगर मैं x1 प्लस x2 लिखूं मतलब जो कि a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी है बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, by applying some trigonometry we know कि this will be equal to root of a square plus b square into sine of omega t plus some angle phi। तो हम क्या कह सकते हैं, it is still SHM in x direction having same omega मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, बट फर्क क्या है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कोई सीधा नहीं था कि ऐड हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसी और तरीके से निकल रहा है। तो जो ए वाले केस और बी वाले केस में फर्क क्या है, क्या चेंज किया है हमने, नहीं वो तो ए केस में भी दो एम्पलीट्यूड्स अलग अलग थे, यहाँ पर भी अलग अलग है। ए में फेज सेम था, बी में फेज डिफरेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर फेज डिफरेंट भी हो तो भी आता तो SHM ही, राइट। अगर हम इनका जनरलाइज केस बना दें कि x1 is equal to a sin omega t, x2 is equal to a2 sin omega t plus sin। जो बी केस है बेसिकली यही सी वाला ही केस है जिसमें 590 था, ठीक है। तो बच्चों इस केस में ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हो सकता है आपने किया भी हो, इट कैन बी प्रूव कि जो x1 प्लस x2 आता है वो स्टिल इक्वल टू, एंड बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से चाहे आता है कि नहीं आता, फिजिक्स से समझना बहुत आसान है। आप ना ऐसे इमेजिन करो, एक वेक्टर a1 है, एक वेक्टर a2 है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एंगल का वो फाई है। फाई कौन सा एंगल है, फेज डिफरेंस, ठीक है। एक वेक्टर a1 एक वेक्टर a2, उनके बीच में एंगल है फाई, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनता है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर
प्लस cos 5 बाई चांस यही एम्पलीट्यूड आ जाता है इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या आप ये समझ सकते हो कि बच्चों जो सी वाला केस है वो बी से ही बन रहा है? मतलब बी वाला केस कैसे बनेगा सी से? 590 डाल दिया ना। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड बच्चों अब इन तीनों केसेस से कि अगर सेम डायरेक्शन और सेम फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? पक्का एसएचएम ही आएगा। एंड मैंने 2 के लिए करके दिखाया है, ऑब्वियसली इसमें आप और ऐड करते जाओ जितने मर्जी हो, फाइनली एसएचएम ही आएगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन same omega will always be SH. समझ आया बच्चों? तो आप ये देखो बच्चों, मतलब फिजिक्स वाइज इसका कोई लॉजिक नहीं है और वो होगा भी नहीं। आप समझो एसएचएम है ही मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो जो हम उसको ऐड कर रहे हैं वो भी एक मैथमेटिकली देख रहे हैं बस कि भाई ऐड करके क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक दूसरा केस कर लेते हैं जहां पे हम कहते हैं कि चलो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक केस है बच्चों, जैसे मान लो मैं लेता हूं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मैंने दूसरा y में ले लिया। लेट्स से y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या माना? सेम ओमेगा, वो तो लिख दिया परपेंडिकुलर, उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने अभी फाई भी सेम माना, सेम फेज है ना। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, किस टाइप की मोशन है? अगर आप एक पार्टिकल लोगे विच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा पार्टिकल लोगे विच इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? y upon x is equal to v by तो y equal to b by a into x। ये किसकी इक्वेशन है? स्टेट। तो what does this mean? हमने तो डिवाइड एक बार किया है, मतलब प्रेजेंट पर्पस तो हमारा ये कि एक बार टी एलिमिनेट करके हम देख सकें कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, डिवीजन इज अ बिट मिसलीडिंग। डिवीजन को देख के ऐसा लगता है कि टाइम पे मुझे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है।
भाई वाई एक्स पे डिपेंड कैसे कर रहा है ये पता चल गया, एक्स तो हमें पता ही है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज कि इस केस में जो रिजल्टिंग मोशन होगी it will be along this line. होगी SHM ही। होगा SHM इस लाइन के अलॉन्ग हो। नहीं ना ना इसी लाइन के अलॉन्ग इस तरह से तो जो इस केस में आप ये देख सकते हो एक बात कि मतलब SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा। चलो पहले मेन पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन ही होगी। एम्पलीट्यूड कि भाई वो मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है, वो कितना जा रहा है, रूट ऑफ एस प्लस। That one आगे समझ बच्चों। ओके ऐसा ही हम एक केस लेते हैं बच्चों, मान लो यहाँ क्या बन जाएगा, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करो पहले, क्या बन गया, ये क्या है, तो यहाँ पे इट इज सर्कुलर मोशन। ना सिंपल एक ही डायरेक्शन में, यहाँ कुछ नहीं है ऐसे चल, यहाँ पे इट इज सिंपल सर्कुलर मोशन। क्या आप चेक कर सकते हो, ठीक है,
बेसिकली क्या होगा, जस्ट टाइम की अलग अलग वैल्यूज लो और देखो, जैसे t इक्वल टू 0 लेते हैं हम, तो कहाँ पे है x 0, y इक्वल टू x, वो कौन सा पॉइंट हो, टॉप मोस्ट पॉइंट ना। थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ आप, जैसे टाइम बढ़ाएंगे क्या होगा, x को क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है ना। दोनों पॉजिटिव है, नहीं मतलब मान लो स्मॉल वैल्यूज है बहुत, बिल्कुल इनिशियल। एक मिनट एरो का साइन देख लेते हैं, बिल्कुल इनिशियली x 0 है, y a है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सीधा इसको सोचने का तरीका क्या होता है, टाइम बढ़ने का मतलब है ओमेगा टी बढ़ रहा है। ओमेगा टी क्या है, एंगल। सोचना शुरू करो कि आपका एंगल 0 से बढ़ रहा है, क्या ना, कि आपका एंगल 0 से बढ़ना शुरू हुआ। अगर एंगल 0 से बढ़ना शुरू हुआ तो x की वैल्यू को क्या होगा, 0 से a जाएगी, y की वैल्यू a से 0, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। मतलब ये एरो इस तरह आना था फॉर दिस पर्टिकुलर केस। जब एंगल 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो राइट एक्सट्रीम पे आ जाएगा। अब उसके आगे देखो, मान लो एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो गया, 120 हो गया, तो साइन पॉजिटिव ही रहा, एक्स नेगेटिव ही रहा, सॉरी एक्स पॉजिटिव रहा, वाई नेगेटिव हो गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से ये फोर्थ वाला जो बना ना, जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो वाला, तो अगर आप ऐसे चेक करोगे ना तो वो सारा ऐसे ही आता रहेगा अपने आप, वो क्लॉकवाइज कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज ही आता रहेगा। तो ये बच्चों मैंने इस तरह लिखा है तो क्लॉकवाइज आ गया। अगर मैं उल्टा लिख देता कि x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, फिर क्या आ जाता, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता। तो यहाँ पे पार्टिकल इटसेल्फ इज नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम, बट क्या चीज एसएचएम परफॉर्म कर रही है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो प्रीवियस केस था ए केस, उसमें क्या था, कोऑर्डिनेट्स तो कर ही रहे थे और जो रिजल्टिंग मोशन थी वो भी कर रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्टिंग मोशन नहीं कर रही, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स कर रहा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो बच्चों कि अगर आप पार्टिकल को किसी भी पॉइंट पे इमेजिन करो, तो उस पार्टिकल की जो शैडोज हैं, मतलब अगर कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है एक्स एक्सिस पे उसकी शैडो को, और एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वाई एक्सिस पे उसकी शैडो, तो एक्स एक्सिस पे शैडो कैसी दिख रही होगी, कैसे मूव कर रही है, इस तरह से वो ऐसे चमक कर रही है। जो वाई एक्सिस पे शैडो है वो ऊपर नीचे, वो ऐसे चमक रही है, ठीक है। तो बच्चों आपको ख्याल है जब हमने पहले पढ़ना शुरू किया था, ओमेगा डिफाइन हुआ था, मैंने कहा था ओमेगा की सिग्निफिकेंस भी समझ आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो ना यहाँ जाके समझ आती है कि अगर आप उसको सर्कल की फॉर्म में मानते हो, ठीक है, तो देखो ओमेगा क्या है इस केस में, एंगल क्या था, किसी भी इंस्टेंट पे जो एंगल बन रहा है ओमेगा टी बन रहा है ना, तो दिस एंगल इज ओमेगा टी,
तो एंगुलर स्पीड क्या हुई ओमेगा। तो जो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे वो एक्चुअली अगर आप उसको एक सर्कल की फॉर्म में मानते हो तो उसकी एंगुलर स्पीड है। कि अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि जो x इक्वल टू a sin ओमेगा t है वो एक पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसकी x एक्सिस के ऊपर शैडो है, ठीक है। तो जो उस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, जिसको कि हमने SHM में क्या बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ आई बात समझे? मतलब इसमें आपको बस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो उसकी शैडोज के साथ क्या हो रहा है। तो हम बेसिकली एक सर्कुलर मोशन को रिलेट कर रहे हैं और एक SHM को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी शैडोज SHM का, मतलब ऑफ कोर्स ओनली फॉर द केस जब ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो move कर रहा है। इज द सिंक क्लियर टू ऑल? ऐसी बच्चों मैं एक तीसरा केस बना सकता हूँ। x इज इक्वल टू लेट्स से मैं लिखूं a sin ओमेगा t, y इक्वल टू b cos ओमेगा t। इसमें क्या बन जाएगा, दूसरी साइड ले जाके स्क्वायर एंड ऐड, ये किसकी इक्वेशन, फिलिप्स। आपका मैथ्स में सर्कल हो चुका? तो एक्चुअली क्या होगा, आपने पढ़ा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस, वो ये सेम भी लिखी होंगी आपने। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये लिखी होंगी x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो वहां पे आप एक तरह से तोड़ रहे थे उसको कि भाई रिजल्टिंग फिगर दिया हुआ है उसको एक्स वाई में स्प्लिट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई दिया हुआ है उसका रिजल्टिंग मोशन बना रहे हैं। अंडरस्टूड? इसमें भी रिजल्टिंग मोशन तो एलिप्टिकल हो गई, वो नहीं है फिर वही कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स से सेशन कर, ठीक है। बट यहाँ ओमेगा की कोई सिग्निफिकेंस, ओमेगा मतलब वही एंगुलर स्पीड ही है। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये बच्चों अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें वैसे एक टॉपिक और है जो आप अपने मॉड्यूल में देखोगे, वो है फ्री फोर्स एंड ऑसिलेशन करके एक टॉपिक। तो इसमें क्या है कि पहले ये टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकल था, मॉड्यूल में भी देखोगे इस तरफ उसकी थ्योरी दी हुई है। आप जैसे आपको बताया कुछ मॉडिफाई हुआ है तो उसमें उन सब की मैथ्स भी इन्वॉल्व होगी।
मतलब जो कुछ और स्पेशल केसेस बनते हैं, वो वाली जो मैथ्स है वो अभी हमें समझ नहीं आती, मतलब अभी वो राइट नहीं हम कर पाते, बोर्ड रूल्स नहीं आते, तो वो मतलब सीधा फॉर्मूला से लिखने पड़ता है। तो वो 12th में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद समझ आ जाता है वो। तो हम वो जो एक पार्ट है वो उसके साथ ही करेंगे जो मैथमेटिकल साथ है। तो क्योंकि वो 12th में मतलब वैसे भी वो टॉपिक में हम यही करते हैं, मतलब उसमें कुछ पढ़ के उसको फिर ऐसे से रिलेट करते हैं, तो वो आपका सीधा ही वही हो जाएगा। ठीक है, as such this chapter is over। ठीक है, नेक्स्ट वीक बच्चों ऐसा है कि आपका पेपर सर्वो का टेस्ट होना है, वो आपका होगा मंडे को। ठीक है, बाकी 2 दिन आपकी जो मतलब यहाँ रिक्वेस्ट क्लासेस होंगी वो फिजिक्स की ही होंगी, वो मतलब मैथ्स केमिस्ट्री की होंगी। तो हमने बच्चों नेक्स्ट वीक जो है वो लगाना है, मतलब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक। तो आप ऐसे मान लो कि इन अ वे अपनी होंगी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, उनमें से एक क्लास में तो मैं डिस्कस करूंगा आपका ये एसएचएम की एक्सरसाइज 3। ठीक है, और जो बाकी 2 क्लासेस हैं उनमें मैं हीट डिस्कस करूंगा। तो आप में से मैं इसलिए जान के भी आगे बढ़ा नहीं रहा नेक्स्ट वीक कि जिन लोगों का भी, जिन्होंने तो नहीं किया हुआ उनको तो करना ही है, जिन्होंने किया भी हुआ था आप कुछ रिवाइज तो कर आएगा। क्या तो आपने क्या करना है, आपके मतलब एग्जाम डेट वाइज आपको डेट वाइज किस डेट को क्या हुआ होना चाहिए। सीक्वेंस में आपको बता दूं कि अगर जैसे टोटल 4 क्लासेस हैं तो एक क्लास में पहली में टेस्ट होगा, दूसरी में एक्सरसाइज 3 डिस्कस होगी, तीसरी में हीट के पहले 2 पार्ट्स, चौथी में हीट का सीटी। इस टाइप से होगा। तो मतलब आप नेक्स्ट वीक अपना जो मेन एम है वो है कि हीट को रिवाइज करना। हम टेस्ट पे आपका टेक होगा वो यहीं पे सब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपने उसमें मतलब मुझे सारे आपके स्टेप्स जो है वो दिखने चाहिए, कोई मतलब ऐसे नहीं मुझे बहुत साफ दिखनी चाहिए, जैसे भी आप नॉर्मली लिखते हो वैसे। और बट जो फाइनल आंसर है ये ध्यान रखना, फाइनल आंसर प्रॉपर बॉक्स में डला होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका फाइनल आंसर शुड बी इन अ बॉक्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव भी है तो उसमें एबीसीडी ऑप्शन दिख रही है आपको क्वेश्चन पेपर में, आपने आंसर में मेरे को ए के ऊपर बॉक्स लिखा के लिखना चाहिए, मतलब ए और उसके ऊपर डब्बा, तो बहुत क्लियर कट लिखना चाहिए मुझे कि आपके क्या फाइनल आंसर। स्टेप्स लिखने कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ याद है या आपने ऑलरेडी कर लिया आप सीधा आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस आंसर जरूर लिखो। चलो ठीक है, कह रहा था